Hello everyone. Today we will discuss about the recently released ASER report, जिसे हिंदी में असर भी बोलते हैं, Annual Status of Education Report. I am Amol Mishra. You can subscribe or you can watch my channel. Like if you like this video. चलिए स्टार्ट करते हैं. About ASER. तो ASER जो है वो नेशन वाइड सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है. मतलब इसमें यह है कि आप स्कूल में जाके सर्वे नहीं करते हो, आप डायरेक्ट हाउस होल्ड में जाते हो, वहाँ उन बच्चों से पूछते हो. और इनका जो प्रोफार्मा होता है वो ये है कि ये लोग अपने एनजीओ के थ्रू या फिर अपने जो इस बार जैसे उन्होंने डाइट के साथ कोलैबोरेट किया है, इन लोगों के साथ मिलके ये लोग वॉलंटियर्स को भेजते हैं. और जो वॉलंटियर्स होते हैं वो हर एक गांव में वो सिलेक्टेड गांव होते हैं. जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लिया कि करीब 20 गांव में हम लोगों को जाना है और हर एक गांव में 2 वॉलंटियर्स जाते हैं. वो वहाँ के वो वहाँ के जो प्रधान होते हैं, उनको अपना एक लेटर देते हैं जो कि ये ASER पर इशू करते हैं. और फिर प्रधान इनकी ये जो रिपोर्ट है या जो सर्वे है उसको कंडक्ट कराने में इनकी हेल्प करते हैं. तो ये जो ACR प्रोग्राम है वो प्रथम एनजीओ है. इसका एक इनिशिएटिव है, फैसिलिटेटेड इसी के द्वारा किया जा रहा है. इसमें आ नहीं पाया है पूरा एम प्रथम. प्लस ये रिपोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे आएगा या फिर बजट आएगा, इन दोनों ही जो इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट आने वाली है इसमें ASER के जो डेटा है उनको यूज किया जाता है. अब ये जो फर्स्ट ASER था वो 2005 में रिलीज हुई थी रिपोर्ट. जो जनरली ये जो थे वो एनुअली रिपोर्ट होती है, लेकिन बाद में फिर इन्होंने गैप देना शुरू कर दिया. और अभी लास्ट जब कोरोना आया था तो इन्होंने ऑनलाइन सर्वे किया था. अभी कोरोना के बाद इनका जो सर्वे आ रहा है ये पहला फिजिकल सर्वे होगा. और इस बार इन्होंने जो पार्टनरशिप की है वो डाइट के साथ की है. डाइट का अर्थ अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एलिमेंट्री टीचिंग. तो ये जो डाइट होती है इसमें ये रिस्पॉन्सिबल एजेंसी होती है. आपके जो लोग बीटीसी करते हैं, जो लोग यूपी में लोग जानते होंगे, या फिर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के जो टीचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग ये लोग प्रोवाइड कराते हैं. तो इन्हीं जो ये जो बीटीसी कर रहे होते हैं, जो ट्रेनिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ उनको ही ये काम दिया जाता है. और जब ये काम करते हैं इनको कुछ रुपए भी शायद दिए जाते हैं. और इन लोगों को कहा जाता है कि आप इन गाँव में जाओ, सर्वे करिए और सर्वे के रिजल्ट हमारे पास आइए. नेक्स्ट है, अब है कमेंट्री फैक्ट्स फॉर ऐसे. अच्छा, इसमें इनिशियल जो है जहाँ पे ASER की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इनिशियली जो ऐसे तीन चार जो कमेंट्री हैं जो रिनोन्ड स्कॉलर्स ने लिखी हुई हैं, उनके उनके उससे कुछ डेटा मैंने लिया है. वो ये है कि जैसे ऑलमोस्ट एवरी हाउसहोल्ड हैज अ सेल फोन इन 2022. अब जब ये कोरोना हुआ तो कोरोना में क्या हुआ कि तो 2018 में जो था 2080 में जो था 18 में 90.2% लोगों के पास सेल फोन था. आफ्टर कोरोना 95.8% लोगों के पास सेल फोन हो गया. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. पोस्ट कोरोना हम लोगों का जो पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा हो गया है. अर्बन में तो पहले से था, रूरल में इसके बाद हो गया है. हाँ, इसका यूज किस डायरेक्शन में हो रहा है ये अलग बात है. ASER रिपोर्ट ने एक और क्या कहा है कि ये जो रीडिंग वाली कैपेबिलिटी है लोगों बच्चों में वो खत्म हो रही है. हाँ, वॉचिंग और लिसनिंग, ये जो ए- ये दो जो एक्स जो एस्पेक्ट है वो डायरेक्ट आपके इंटरनेट से ई एजुकेशन कह लो उससे जुड़े जुड़े हुए हैं. इसके बाद क्या बताता है ये ASER कि परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद टीवी सेट्स
हैज barely changed to 62.5% to 62.8%। डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो टीवी सेट्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो सेम रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो टीवी है, टीवी में जो टाइम स्पेंड बच्चे कर रहे हैं वो कम हो गया है। टीवी इज ओल्ड नॉर्मल। टीवी इज ओल्ड नॉर्मल। थोड़े टाइम के लिए जब लॉकडाउन लगा था तब भले ही लोगों ने थोड़ा टीवी देखा था, लेकिन ज्यादातर लोग अब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है तो यूट्यूब या फिर जो भी अपने प्रोग्राम चलते हैं इंटरनेट के थ्रू उस पे ही टाइम स्पेंड करना प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें डेटा और निकल के आया है वो ये है कि बैक टू गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल इनरोलमेंट इज डाउन बाई 19%। ये एक सडन ड्रॉप जो हुआ है प्राइवेट स्कूल में 19%। अब इसके कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि कोरोना के टाइम जो इनकम है फैमिली की वो कम हो गई हो। इसके कारण लोगों ने प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में इनको इनरोल करा दिया हो। ये भी रीजन रीजन हो सकता है। जो दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं जो रूरल एरिया में हैं या फिर जो स्मॉल जो टाउन्स होते हैं उन एरिया में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो काफी सारे जो स्कूल हैं वो क्लोज हो गए थे, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि उनका जो बैकअप था, इकोनॉमिक बैकअप इतना नहीं था कि वो उसको लॉकडाउन के टाइम में भी कैरी ऑन कर पाए। तो जब प्राइवेट स्कूल क्लोज हो जाएंगे तो ज्यादातर लोग कहाँ पे जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में। ये दो रीजन हैं जो इस पॉसिबिलिटी ये बता सकते हैं, पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि क्यों प्राइवेट स्कूल का जो एनरोलमेंट है वो 19% डाउन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब एक फैक्ट और बताया है, ASER एंड द इंसिडेंस ऑफ ट्यूशन। आप सब लोगों ने फील किया होगा कि जो ऑनलाइन ट्यूशन हुई या फिर जो जितने भी चैनल्स जो बने हैं या फिर बहुत सारे चैनल्स ने एकदम पीक पाया है कोरोना के टाइम में। तो ये जो इंसिडेंस ऑफ ट्यूशन है इसका भी रिफ्लेक्शन जो है वो इस रिपोर्ट में अच्छे से कैचअप हुआ है। और दूसरा NEP 2020 ने भी क्या बोला है कि द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम will be to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2022। अब 2022 में NEP में भी बोला है कि जो लिटरेसी की जो डेफिनेशन होती है बेसिक, वो उसका जो टारगेट है वो अचीव करना है। ये जो ये जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए इन्होंने कौन सा प्रोग्राम बनाया है, निपुण प्रोग्राम बनाया है। निपुण प्रोग्राम जो है वो आपका न्यूमरेसी और फाउंडेशनल जो लिटरेसी होती है उसके ऊपर बेस है। अब इसमें कहा क्या गया है, ये NEP ने कोट किया था। ASER रिपोर्ट में क्या है, ASER रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो ट्यूशंस हैं वो जो है 25% से बढ़कर 30% हो गई है। मतलब 5% का सीधे इंक्रीमेंट आ गया है 4 साल में। माने मतलब बच्चे ट्यूशन ज्यादा जाने लगे हैं। उसका मतलब क्या है, इट इज entirely possible that this supplement help in the form of tuition was successful in restricting the learning loss in these states। अब हुआ क्या है कि ASER ने क्या बोला है कि ट्यूशन ने जो है क्या हेल्प किया, जो स्कूल क्लोज हुए वो जो गैप आ सकता था लर्निंग गैप जो आ सकता था वो ट्यूशन के कारण नहीं हुआ, ट्यूशन ने इसमें हेल्प किया। अब इसमें एक पॉइंट और है कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने किस सब्जेक्ट की जाते हैं। ज्यादातर बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं आपने देखा होगा, आप लोग भी गए होंगे, मैथ्स और साइंस। तो इस कारण क्या हुआ कि जो लर्निंग जो लॉस हुआ लर्निंग में वो मैथ्स में सबसे कम हुआ इन कंपेयर टू किसमें, रीडिंग में। रीडिंग लॉस जो था वो कोरोना में या कोरोना टाइम में वो ज्यादा हुआ, जबकि जो अर्थमेटिक या फिर न्यूमरेसी में जो लॉस हुआ वो काफी कम हुआ। और इसका सीधे सीधे जो पॉसिबल रीजन है वो क्या है, ट्यूशन जो है, ट्यूशन का जो इंसिडेंस है वो रूरल एरिया में भी काफी बढ़ा। उसके बाद ASER ने एक अपनी स्टडी दी मिडिल स्कूल चिल्ड्रंस पे। मिडिल स्कूल चिल्ड्रंस से उनका मतलब है
6 to 8th, मे बी 9th। ये जो मिडिल मिडिल स्कूल चिल्ड्रंस है, इसके ऊपर एएसईआर ने अपनी फाइंडिंग्स दी, और उस उनकी जो फाइंडिंग्स बेस्ड थी वो एनईपी के ऊपर बेस्ड थी। एनईपी क्या कहता है मिडिल स्कूल के लिए? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये बोलता है कि जो हम लोगों का जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो ज़्यादातर फोकस हो गए या प्राइमरी लेवल पे या इवन प्री प्राइमरी लेवल पे। आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है, और जो प्राइमरी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन जो बच्चे इस स्टेज को पार करके 6, 7th, 8th में पहुँच गए हैं, उनको काफ़ी कैचअप करना है। अगर वो पीछे रह गए, अगर उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी या फिर मैथ्स में उनकी जो कैपेसिटी है या फिर उनकी जो प्रोफिशिएंसी है रीडिंग में, अगर वो कम हो गई है, तो वो उसे कैचअप कैसे करेंगे? और ये जो कैचअप करने का जो एम है, वो एनईपी में बताया गया है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि सारे स्टेट्स को सूटेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो बच्चे हैं मिडिल स्कूल में, वो अब कैचअप कर पाएँ और री-एंटर कर पाएँ स्कूल में, अगर वो पीछे छूट गए या ड्रॉप आउट हो गए। मान लो कोई बच्चा अगर क्लास 5th में था और कोरोना लग गया, अब वो आ गया क्लास 7th में, और उसकी अगर एजुकेशन नहीं हुई, तो वो जो गैप हो गया, वो कहाँ से कब करेगा? तो इसके लिए ये एएसईआर की फाइंडिंग्स में भी आया कि ये गैप जो है वो क्यों है? गैप क्यों है? These students who are in middle school, they are not being able to cope up with the grade level expectations, is often accompanied with the low motivation to learn and lack of self confidence। अब होता क्या है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये एक स्पाइरल की तरह स्पाइरलिंग डाउन होता है एक तरीके से। आप एक बार अगर एक स्टेप पीछे रह जाते हो, उसके बाद फिर आप 2 स्टेप पीछे हो जाते हो, फिर 3 स्टेप पीछे हो जाते हो, फिर धीरे-धीरे आप क्लास 5th में आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप क्लास 6 में पहुँच के और अपने आप कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। तो आप 5th में जितना आपका गैप था, 6 में और बढ़ जाता है, लेकिन आप पास होते ही जाते हो, क्योंकि आजकल फेल कोई होता नहीं है। तो ये जो गैप है वो बढ़ता जाता है विद द टाइम, और अंत में जो बच्चा है, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, कोई मोटिवेशन नहीं बचता है पढ़ने का और ड्रॉप आउट हो जाता है। दूसरा एक चीज़ और इन्होंने फोकस की कि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो फैमिली है, उनका जो फोकस होता है वो फाउंडेशनल जो बेसिक्स है उनसे हटके जो करिकुलम में जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर हो जाता है। पेरेंट्स की एस्पिरेशन ये होती है कि आपको ग्रेड अच्छी आनी चाहिए। आप अगर क्लास 8th में हो तो क्लास 8th का पढ़ो, क्लास 6, 7th, 8th का आपने जो आप पास हो गए, पास होके आ गए, इट्स ओके। तो ये जो चीजें थी, इस कारण जो है काफी ज्यादा गैप हो रहा है। इस ये जो प्रॉब्लम थी, इसको एड्रेस करने के लिए काफी स्टेट्स में अलग-अलग परियोजनाएँ लाई गई थी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में मिशन बुनियाद लाया गया था। ये एक मिशन बुनियाद जो है वो हरियाणा में भी लाया गया है। हरियाणा में भी एक मिशन बुनियाद करके बुनियाद करके लाया गया है। आप उसे भी देख लेना। शायद विकल्प एनजीओ है। वि विकल्प एनजीओ है हरियाणा में। उ उन्होंने भी ये बुनियाद करके एक ऐसा ही एक एनजीओ खोला है। कर्नाटका ने भी एक खोला है, कालिका चैत्रिके। तीस आंध्र प्रदेश ने भी टीचिंग एट द राइट लेवल प्रोग्राम चलाया है। ये स्टेट रिस्पॉन्स है किसके लिए? मिडिल स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं। अब नेशनल फाइंडिंग्स क्या है? एक्चुअली नेशनल फाइंडिंग्स ये है कि अगर आप सीधे सीधे एएससीआर की रिपोर्ट लेंगे, उसमें 3 पेज की रिपोर्ट है। सेकंड नंबर वाली एक तो पूरी है, उसमें आपकी नेशनल फाइंडिंग पूरी है, आप उससे पढ़ सकते हो। और वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा कुछ है नहीं और सारे लोगों ने यही लिखा होगा। अब इसमें जो है इनरोलमेंट और अटेंडेंस एट ऑल लेवल अक्रॉस जेंडर ज्यादातर जो है इंक्रीज हुई है। लर्निंग लेवल्स जो हैं फाउंडेशनल स्किल्स इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक, ये जनरली डाउन हुए हैं। रीडिंग्स में जैसे मैंने बताया ज्यादा डाउन हुए हैं, अर्थमेटिक में कम डाउन हुआ है। ट्यूशन इफेक्ट मैंने उसका बता ही दिया। अब ओवरऑल एनरोलमेंट में क्या कहा है इन्होंने कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट जो है लगभग 98.4% तक पहुंच गया है, मतलब ऑलमोस्ट कहते 100% यूनिवर्सल मान लें एनरोलमेंट हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट जो था
वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, 65.6% से 72.9% बढ़ गया है। गवर्नमेंट प्री प्राइमरी इनरोलमेंट यानी कि आंगनबाड़ी, इसमें भी जो है, जो 3 साल के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी में, उनका जो परसेंटेज है वो भी 67% के अराउंड हो गया है। ये आप लोग फिगर अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप आसपास फिगर भी याद रखते हैं, पॉइंट में याद करने की कोई नीड नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो वो तो एक ट्रेंड पूछेंगे कि हाँ एनरोलमेंट और अटेंडेंस जो है बढ़ा है, जो अर्थमेटिक न्यूमरेसी का है उसमें ज्यादा हुआ है या फिर रीडिंग में लॉस ज्यादा हुआ है, वो इस टाइप से पूछेंगे। अ, और उसका रीजन पूछेंगे। अब जैसे ये आंगनबाड़ी में है, आंगनबाड़ी जो थी, आंगनबाड़ी में जो था वो आपका, आंगनबाड़ी के ऊपर भी एएससीआर ने लिखा है, एक पैरा लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने मेनली ये कहा है कि आंगनबाड़ी की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तीनों को बढ़ाने की काफी ज्यादा नीड है। क्योंकि जो वॉलंटियर्स थे एएससीआर के, वो जब गए वहां पर स्कूल में, तो ज्यादातर स्कूल में उन्होंने क्या पाया कि जो प्री प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अलग से फंडिंग नहीं मिल रही है, सेपरेट फंडिंग नहीं है उसकी, सेपरेट फंडिंग नहीं है। अब सेपरेट फंडिंग तो फिर पूरा फंड कहाँ से आ रहा है, जो इस प्राइमरी स्कूल है वहीं से आ रहा है। ज्यादातर जगहों पे आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आंगनबाड़ी सेंटर जो है, वो ऑलरेडी प्राइमरी स्कूल में ही चलते हैं, तो अलग से स्पेस इंक्रोचमेंट भी होता है। तीसरा उन्होंने ये भी कहा था, जो एनईपी में बताया गया था, कि जो आंगनबाड़ी है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आंगनबाड़ियों के पास बहुत सारे ऑलरेडी जो है वो काम ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है। जैसे हेल्थ केयर से रिलेटेड जो इशू है, या फिर जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो बच्चे हैं, कभी कभी वो वोटिंग लिस्ट में भी उनको लगा दिया जाता है। तो इन प्रोग्राम में ऑलरेडी वो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, तो ये जो प्री प्राइमरी स्कूल वाली जो चीज है वो उस पे इतने इफिशिएंट तरीके से आंगनबाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो या फिर तो आप अलग से एक पूरा वर्क फोर्स लाओ जो स्पेशली डेडिकेटेड हो प्री प्राइमरी स्कूल के लिए। दूसरा, आप फंडिंग भी अलग से दो, तो अलग से फंडिंग हो, सेपरेट वर्कफोर्स हो, तो आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। और तीसरा, ये इंपॉर्टेंट ही इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो, अब मैंने देखो इसमें बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि जो इनरोलमेंट है आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी स्कूल में, वो बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता जा रहा है तो इनके ऊपर लोड और कम नहीं होगा, अब ज्यादा ही होगा। तो ये एएससीआर फंडिंग की एक आंगनबाड़ी से भी ये जो रिपोर्ट है, ये भी ये जो फाइंडिंग है ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर आंगनबाड़ी की बात हो रही है तो आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो है, आंगनबाड़ी किसके अंदर आता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। और आंगनबाड़ी किस में दिया गया है, इन्होंने पोर्शन 2 में है, पोषण अभियान 2.0 में भी आंगनबाड़ी दिया गया है। नेक्स्ट आइए, ये कुछ प्रोग्राम है जो एएससीआर रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मेंशन किए गए थे। एक तो निपुण भारत हो गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये हो गया। निष्ठा हो गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये जनरली टीचर्स ट्रेनिंग से है। ये आपका फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी है, एफएलएन कर लो इसे। ठीक है, ये दीक्षा है, दीक्षा का पूरा फोकस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। इसमें जो है आपके लैपटॉप प्रोवाइड करना टीचर्स को, और आपका जो ई एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करना, नेट का कनेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें दीक्षा में क्या जाते अंतर्गत आती हैं। ये किसमें है, एनसी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एनसीईआरटी के अंदर आता है। तीसरा एक इसके बारे में बोला गया है, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीई पॉलिसी, ये भी मेंशन की गई है, ईसीई पॉलिसी ये भी मेंशन की गई है, ये डब्ल्यूसीडी के अंदर आती है।
ये भी आंगनबाड़ी से ही रिलेटेड है। तो ये जो प्रोग्राम है इनके बारे में आप लोग अलग से भी पढ़ना, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि दीक्षा किससे रिलेटेड है, निष्ठा किससे रिलेटेड है, निपुण भारत का मतलब क्या है। और ये जो और प्लस आप इनको अपने क्वेश्चंस में या आंसर्स, अपने जो क्वेश्चंस रेलिवेंट क्वेश्चंस में उनको आप मेंशन भी कर सकते हो। तो एनसी ये जो रिपोर्ट थी एसीआर, इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे लगभग मैंने कवर कर लिए। सो थैंक यू। इससे रिलेटेड आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। और ये मैंने एक पोएम की है माखनलाल चतुर्वेदी की कि गगन पर दो सितारे एक तुम हो, धरा पर दो चरण है एक तुम हो, त्रिवेणी यूं तो दो नदी है एक तुम हो, हिमालय दो शिखर है एक तुम हो, प्रलय की वो आह युग है वाह तुम हो, जरा से किंतु लापरवाह तुम हो। लापरवाह नहीं होना है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।